हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक कर रहे हैं एमएनसीज। अभी तक हमने थर्ड चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी यूज्ड इन द पब्लिक सेक्टर, वी हैव स्टडीड दैट। हाउ मच पब्लिक सेक्टर इज important for any of the economy, we have studied. And how the role of public sector is changing in our economy, or how it has changed from 1956 industrial policy to 2001 until now. How many reserved areas are there for public sector, and various more information we have studied. Now the next part of this chapter is multinational companies. If you all have focused on the name of the chapter, the name consists of private, public and global enterprises. And global enterprises represents our MNCs, यानी कि हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। मल्टीनेशनल वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है इसके अंदर मल्टी, दूसरा है इसके अंदर वर्ड नेशनल। मल्टी का मीनिंग होता है मैनी और नेशनल का मतलब होता है नेशंस, या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रीज। तो अगर हम इसके नेम से समझने की कोशिश करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या सजेस्ट कर रहा है, जिसके ऑपरेशंस मैनी कंट्रीज यानी कि बहुत सारे नेशंस में होंगे। दैट मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी which has its business operations in more than one country. Or we can say MNCs are those business enterprises which purchase and sells different products in more than two or more companies. यानी कि कोई भी ऐसा एंटरप्राइज, कोई भी ऐसी कंपनी जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग कर रही है, बिजनेस कर रही है, उसी कंपनी को हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज बोले हम या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोले, बात बिल्कुल सिमिलर है। एमएनसीज को हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस हम इन्हें इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो वाइड स्प्रेड होता है, यानी कि वो इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेडेड होता है। तो इसीलिए जो कंप्लीट ग्लोब को कवर कर सकते हैं वो एंटरप्राइजेस हमारे ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज का एक और नाम है हमारा, दैट इज ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेस और कंपनीज और कॉरपोरेशंस। यानी कि आपके सामने तीन नाम लिख दिए मैंने, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेस। अब अगर आपने ध्यान से सुना हो कि मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनका बिजनेस दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ है, तो इसका मतलब कुछ कंट्रीज को हम डिनोट भी करेंगे। यानी कि जब मल्टीनेशनल बिजनेस की बात होगी तो यहां पर हमारे पास टू कैटेगरीज होंगी कंट्रीज की। एक होगी हमारी होम कंट्री और एक होगी हमारी, एक या एक से ज्यादा होंगी हमारी होस्ट कंट्री। किसी भी एमएनसी की होम कंट्री तो सिंगल होती है। होम कंट्री मीन्स वेयर आर द हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड, यानी कि जिस कंट्री में इस एमएनसी के हेडक्वार्टर्स होंगे वहां पर उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे, उसकी होम कंट्री। और जिन कंट्रीज में इस एमएनसी की ब्रांचेस होंगी या फिर हम इन्हें सब्सिडरीज भी बोलते हैं, जिस भी कंट्री के अंदर
एमएनसीज ऑपरेशंस कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, जहां पर भी उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सब्सिडरीज हैं, जहां पर फैक्ट्रीज इंस्टॉल कर रखी हैं, उन सारी कंट्रीज को हम क्या बोलेंगे, इसकी होस्ट कंट्रीज। यानी कि होम कंट्री इज अ प्लेस where is the main office or head office or headquarters of MNCs are situated, and all the reports related to various branches, subsidiaries will be submitted at that home country's headquarter, and all the rules and regulations that are to be followed and in various branches or subsidiaries will be prescribed by that headquarter only। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि होम कंट्री क्या है और होस्ट कंट्री क्या है। अगर मैं सपोज करूं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मेन हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया में, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया उसके लिए क्या है, होम कंट्री, और वो बिजनेस कर रही है इंडिया में, चाइना में, जापान में, इटली में, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, उसकी होस्ट कंट्रीज, यानी कि जहां पर उसकी ब्रांचेस और सब्सिडरीज एग्जिस्ट करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे एमएनसीज के एग्जाम्पल का, कि हमारी एमएनसीज कितनी टाइप की हो सकती हैं, सॉरी एमएनसीज जो है वो कौन कौन सी हैं। अगर हम इंडिया की एमएनसीज की बात करें तो हमारे पास फार्मा सेक्टर में भी कुछ एमएनसीज हैं, एफएमसीजीज में भी हैं। अगर आपको ध्यान हो, रेंडेक्सी हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, हिंडाल्को हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है। रेंडेक्सी हमारी फार्मा सेक्टर में है, हिंडाल्को हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। इंफोटेक सेक्टर में अगर हम देखें तो वहां पर टाटा यानी कि टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी एमएनसीज हैं, कुछ फॉरेन एमएनसीज भी हैं जिसके अंदर हम एचयूएल के बारे में सुनते हैं, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पीएनजी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रिबॉक है, लॉरियल है, कोका कोला है, ये सारी हमारी क्या है, एमएनसीज हैं, यानी कि जो जिनका हेडक्वार्टर तो सिर्फ एक सिंगल कंट्री में है जिसे हम होम कंट्री बोल रहे हैं, लेकिन ये अपना बिजनेस एक से ज्यादा कंट्रीज में फॉलो कर रहे हैं जिन्हें हम होस्ट कंट्रीज बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो सिलेबस में है हमारे पास, वो है मल्टीनेशनल कंपनी के फीचर्स, कि क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई एक बिजनेस जो है वो एमएनसी है या फिर वो कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो सबसे पहला फीचर जो है हमारा एमएनसीज का वो है जेंट साइज। जेंट का मतलब होता है बिग या फिर लार्ज। तो सबसे पहला फीचर जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस एमएनसी है या नहीं, वो है उसका साइज। अगर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, कैपिटल रिसोर्सेज भी हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, और फिजिकल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने बिग और लार्ज और जेंट साइज को। और कभी कभी जो हमारी एमएनसीज हैं उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो रेवेन्यू किसी भी डेवलपिंग कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा होता है। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के टोटल जीडीपी यानी कि जो उनकी नेशनल इनकम है उससे भी एक्सीड कर जाता है इन एमएनसीज का रेवेन्यू। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि वो कितना जेंट साइज होता है। जो मैंने बात बोली अभी कि कभी कभी डेवलपिंग कंट्रीज के जीडीपी से भी इंक्रीज कर जाता है, तो एक कंपनी है जिसने एक्सीड किया था अपने रेवेन्यू को, दैट वाज आईबीएम, जो हमारी कंप्यूटर सर्विसेज में काम कर रही है कंपनी आईबीएम। उससे आप एग्जांपल से आप देख सकते हो कि एमएनसीज जो है वो कितने लार्ज स्केल पर और लार्ज साइज की होती हैं। तो फर्स्ट फीचर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फीचर है इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब अगर आपके सामने बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऑप्शन रख दिए जाएं,
तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दूसरा पॉइंट है इसके अंदर उसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस, यानी कि अगर आप ये देख रहे हो कि कोई भी एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है किसी एक जगह पर और सेल कर रही है एक से ज्यादा कंट्रीज में, यानी कि उसके मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, तो यानी कि जब भी आपको दिखेगा कि वो इंटरनेशनल, यानी कि चाहे परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हो या सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज हो या मार्केटिंग या प्रमोशन, किसी भी तरह की अगर कोई भी एक्टिविटी अगर कोई एक कंपनी अपनी नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड परफॉर्म कर रही है, दैट मीन्स इफ एनी कंपनी परफॉर्मिंग द ट्रेडिंग फंक्शंस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इट्स इकोनॉमी या फिर बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इट्स कंट्री, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल ऑपरेशंस। और यही इंटरनेशनल ऑपरेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस एमएनसी है या फिर नहीं है। तो सेकेंड फीचर भी डन। थर्ड पे है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो हमारे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन एमएनसी को ये पॉइंट सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करता है कि जितनी भी आप एमएनसीज ऑब्जर्व करोगे, वहां पर जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो हाईली एक्सपर्ट होंगे, अपने फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड होंगे और प्रोफेशनल्स होंगे। दूसरी बात, एमएनसीज का साइज है लार्ज। अगर लार्ज साइज है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड भी ह्यूज होगी। जितनी ह्यूज डिमांड उतना ही हाई रेवेन्यू होगा, और जितना ज्यादा रेवेन्यू है उतनी ही वो एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। और अगर एडवांस टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो कि किस तरह से एनवायरमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उन्हें किस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए, उन नए चेंजेस के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको अपना वर्किंग क्राइटेरिया चेंज करना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा एमएनसीज है उसके अंदर जो मैनेजमेंट है, यानी कि जो स्टाफ है, वो हाईली प्रोफेशनल होता है और एक्सपर्ट होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके पास लार्ज कैपिटल है, लार्ज रेवेन्यू है, तो टेक्निक्स भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हैं, एक्सपर्ट बना सकते हैं किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर। उसके अलावा अफोर्ड भी कर सकते हैं हायर सैलरी को पे करना, क्योंकि अगर आप सैलरी पे नहीं कर पाओगे तो कोई भी एक्सपर्ट आपके पास काम करना पसंद नहीं करेगा, वो अपने स्किल्स से आपको एडवांटेज देना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए जो हमारा एमएनसीज है उसके अंदर हमारा जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, वो होता है हमेशा प्रोफेशनल। थर्ड फीचर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फीचर है हमारा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल आपको ये बता रहा है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके अंदर जो कंट्रोल है वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड रहेगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द होस्ट कंट्रीज। अगर यहाँ पर एक होम कंट्री है जहां पर हेडक्वार्टर है, जहां पर वो हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, तो वही हेडक्वार्टर ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करेगा, फ्रेम करेगा, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा इन डिफरेंट होस्ट कंट्रीज में। अब जैसे अगर आप देखो, मैकडोनल्ड्स जो है एक एमएनसी है, वो जितनी भी होस्ट कंट्रीज में अपने रिटेल आउटलेट्स ओपन करते हैं उनका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, कलर बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, सेम इंग्रेडिएंट, सेम प्रेजेंटेशन, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर मिलता है। वो उसकी ब्रांड लॉयलिटी को इंक्रीज करता है। और ये सब कब पॉसिबल हो पाता है? जब कंट्रोल क्या हो? सेंट्रलाइज्ड। अगर वो सभी होस्ट कंट्रीज को पावर दे दे कि मैकडोनल्ड्स ने बोला, कि कंपनी ने बोला कि अगर आपकी कंट्री में हम अपने रिटेल आउटलेट स्टार्ट करेंगे तो आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पर एम्प्लॉयज भी अपॉइंट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन भी आप डिसाइड कर सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन भी आप डिसाइड कर सकते हो, तो क्या वो अपनी ब्रांड लॉयलिटी क्रिएट कर पाते? नहीं कर पाते। आपको एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रही है एमएनसी, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है?
सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। सारी की सारी पावर्स किसके पास हैं? होम कंट्री के पास हैं। जितनी भी रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, फ्रेम करने हैं, फ्रेंचाइजी किस कंट्री को देनी है, नहीं देनी है, सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके हाथ में है? इसी हेडक्वार्टर के हाथ में है, हमारी होम कंट्री के हाथ में है। तो ये अभी हमने किए हैं यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज के 4 फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।